हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारे दूसरे चैनल पर कहानियाँ नहीं सुनी है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर वो भी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। उसमें कहानी के साथ साथ वीडियोस भी है। आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। ये कहानी अंकित की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले हमारा जो गांव था वो धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ और फिर अब वो एक छोटा सा शहर बन चुका है। मैं घटना पर आता हूँ। रात का समय था और शहर के बाहर बने एक पुराने सुनसान हॉस्पिटल में भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। यह हॉस्पिटल कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन उसकी जो बिल्डिंग थी वो अब भी वहीं पर खड़ी थी, जैसे किसी भयानक रहस्य को छुपाए हुए हो। लोग कहते थे कि वहां पर कई अजीबोगरीब घटनाएं होती है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंकित बताता है कि वो एक फोटोग्राफर था और उसे अच्छी अच्छी जगह की फ़ोटोज़ क्लिक करने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसे जब इस हॉस्पिटल के बारे में पता चला तो अंकित बताता है कि वैसे ही मैं तस्वीरें खींचने का बहुत ज़्यादा शौकीन था और मुझे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करना भी बहुत पसंद था। उसने कई बार इस हॉस्पिटल की कहानियाँ सुनी हुई थी और एक रात वो अपने कैमरे के साथ वहाँ जाने का फैसला किया। जब वो हॉस्पिटल के पास पहुँचा तो उसने देखा कि चारों तरफ घना अंधेरा और तेज हवाएं चल रही थी। वैसे ही वो शहर से बाहर के इलाके में था। दरवाजे पर उसने देखा कि एक लटकता जंग लगा ताला था, जो कि काफी पुराना दिख रहा था। उसने उसे देखकर पहले तो मन में सोचा कि क्या अंदर जाना सही होगा, लेकिन फिर अंकित ने हिम्मत जुटाई और कहा कि हो सकता है अंदर मुझे कुछ और अच्छी तस्वीरें मिल जाए, या फिर जो लोग इस भूतिया कहानी के बारे में बोलते हैं आज उसकी सच्चाई खुल जाएगी। अंदर कदम रखते ही उसकी नाक में सड़े हुए मांस की बदबू आई और दीवारों पर खून के धब्बे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। हॉस्पिटल के कमरे तो खाली थे, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अंकित ने कैमरा चालू किया और तस्वीरें लेने लगा। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से गुजरते हुए उसकी गर्दन को छुआ है। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ा। एक पुराने ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक टूटी हुई स्ट्रेचर पड़ी हुई थी। तभी उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने चारों ओर देखा। तभी कमरे के एक कोने में खड़े किसी व्यक्ति की धुंधली परछाई उसे दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अंकित की सांसें तेज हो गई और उसकी आंखें उस परछाई पर जम गई। वो भागने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार बिजली कड़की। उस बिजली में उसे स्विच बोर्ड दिखा। वो तुरंत ही वहां गया और उसने जाकर लाइट्स ऑन की। एक लाइट जो कि हल्की रोशनी के साथ जल रही थी। वो जल्दी से वहां से भागने लगा और फिर वो परछाई और भी ज्यादा साफ हो गई जो उसे पहले दिखी थी। और अब अंकित को दिखा कि वो एक नर्स की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें गहरी काली थी। वो नर्स धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और अंकित पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ भागा। भागते भागते उसे एहसास हुआ कि हॉस्पिटल के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। वो जितना भी जोर लगाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता, दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था। पीछे से आती नर्स की भयानक आवाज़ें अब और भी तेज हो गई थी। अंकित ने दरवाजे के छोटे से शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की। तभी नर्स की खून से लथपथ हथेली उसके कंधे पर आकर पड़ी। अंकित की चीख गूंज उठी
और उसी पल दरवाज़ा अचानक से खुल गया। वो भागता हुआ बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर तेजी से शहर की ओर भागा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हॉस्पिटल की इमारत फिर से अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसा कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस रात के बाद से अंकित कभी भी उस अनुभव से बाहर नहीं आ सका। जब भी वो आईने में खुद को देखता, उसे अपनी ही परछाई में उस नर्स की झलक दिखाई देती। अंकित उस रात हॉस्पिटल से लौट तो आया था, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं रहा। हर रात उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती। उसे लगता जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है, उसे घूर रहा है। आईने में अपनी छवि देखते ही वो उस नर्स की खून भरी आंखें और डरावना चेहरा देखता, जो धीरे धीरे उसकी ओर आईने से ही बढ़ता जाता। एक रात जब अंकित अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे दरवाजे के पास हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन खटखटाहट बढ़ती चली गई। घबराकर उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने महसूस किया कि कमरे के कोने में अंधेरे में कोई खड़ा है। धीरे धीरे वो परछाई फिर से उभरने लगी और ये वही नर्स थी जो उस रात हॉस्पिटल में दिखाई दी थी। अंकित ने घबराकर लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन बत्ती अचानक बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और नर्स की सरसराती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम अब भाग नहीं सकते। एक ठंडी आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो नर्स बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी काली आंखों में ना कोई भाव था, ना ही कोई जीवन। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसके हाथों में एक पुरानी जंग लगी हुई सुई दिखाई दे रही थी। अंकित ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। नर्स ने अपने ठंडे सफेद हाथ उसकी गर्दन पर रख दिए और अंकित को लगा जैसे उसकी जान धीरे धीरे निकल रही हो। तभी दरवाजे की घंटी जोर से बजी। उस पल नर्स अचानक से कहीं गायब हो गई और कमरे में फिर से रोशनी आ गई। दरवाजे पर खड़े उसके दोस्त राजीव ने उसे देखा तो उसकी हालत देखकर दंग रह गया। अंकित का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी। राजीव ने उसे समझाया कि शायद ये सब उसका वहम है और उसे आराम की ज़रूरत है, लेकिन अंकित जानता था कि सिर्फ उसका वहम नहीं था। वो नर्स अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। राजीव अंकित को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले गया ताकि वो वहाँ पर आराम से रह सके, लेकिन वहाँ भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात जब अंकित सो रहा था, राजीव ने देखा कि उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से अजीब सी रोशनी आ रही है। उसे लगा कि अंकित कुछ कर रहा होगा, तो उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी रूह को हिला कर रख दिया। अंकित बेड पर सीधा लेटा था, लेकिन उसके शरीर के ऊपर वही नर्स झुकी हुई थी। उसकी गर्दन के पास सुई रखते हुए राजीव ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ मानो कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आई। नर्स ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और राजीव की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ अंधकार था, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। राजीव का शरीर बर्फ जैसे जम गया था। वो कुछ भी नहीं कर पाया। अचानक अंकित जोर से उठ बैठा और उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। नर्स फिर से गायब हो चुकी थी। राजीव ने कांपते हुए अंकित को संभाला, लेकिन उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। अंकित की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़े हुए थे और उसकी सांसें भारी हो गई थी। अंकित ने थक कर अपने अनुभव के बारे में एक तांत्रिक से सलाह लेने का निर्णय लिया।
तांत्रिक ने हॉस्पिटल की पुरानी कहानियों की छानबीन की और उसे बताया कि सालों पहले उस हॉस्पिटल में कई रहस्यमयी मौतें हुई थी, खासकर एक नर्स जो हॉस्पिटल के एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान मारी गई थी। उसकी आत्मा अब भी वहीं पर फंसी हुई थी और उसने अंकित को चुना था क्योंकि उसने उस रात हॉस्पिटल में जाकर उसकी शांति भंग कर दी। तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे उस हॉस्पिटल में वापस जाना होगा और उस आत्मा का सामना भी करना होगा। अंकित के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और राजीव के साथ एक आखिरी बार उस हॉस्पिटल की ओर रवाना हुआ। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो हवा में फिर से वही बदबू और एक अजीब सी ठंडक जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। एक खौफनाक सन्नाटा। दोनों के दिलों में डर था, लेकिन तांत्रिक के निर्देशों का पालन भी करना था। अंकित ऑपरेशन थिएटर में गया जहां उसने पहली बार नर्स को देखा। वहां पहुंचते ही वही आवाज़ें और वही साए फिर से प्रकट हुए। अचानक कमरे के कोने से नर्स की आत्मा बाहर निकलती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो कमरे की कोने की दीवारों को चीर कर बाहर निकली हो और उसकी आंखें सीधे अंकित की आंखों में घुस गई। उसने अपनी सुई उठाई और अंकित की ओर बढ़ी। कमरे में घनघोर अंधेरा फैल गया और हवाएं अब उस कमरे में तेज हो गई। अंकित ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। नर्स जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, वो एकदम से रुकी। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध झलकने लगा। फिर अचानक वो हवा में कहीं घुल गई और उसके साथ वो सारे डरावने दृश्य भी गायब हो गए। हॉस्पिटल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अंकित जानता था कि ये इसका अंत नहीं है। फिर उन लोगों ने, जो तांत्रिक ने उन्हें विभूति दी थी, उसे निकाला और उस हॉस्पिटल की दीवारों पर लगाने लगे। अचानक से उन्होंने देखा कि पुराने हॉस्पिटल के कुछ पुराने औजार जो कि बुरी तरह से खराब हो चुके थे, वो अपने आप हिलने लगे, जैसा मानो उस हॉस्पिटल में जलजला आया हो। वो जोरों से हिलते हिलते हवा में उठने लगे और फिर अंकित ने तुरंत ही राजीव को पकड़ा। वो जानता था कि वो सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ आएगी। एक झटके से उसमें रखी हुई कैंची और कुछ पुरानी चीज़ें जो कि काफ़ी नोकीली थी, वो सब के सब अंकित और राजीव की तरफ आगे बढ़े। अंकित ने इसीलिए राजीव को अपनी तरफ खींचकर नीचे बिठा दिया और वो सारी चीज़ें पीछे लगी लकड़े के दरवाजे पर जाकर गिर पड़ी। अंकित ने कहा कि जो करना होगा हमें जल्दी करना होगा। फिर उसके दोस्त ने कहा कि हमें अब भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। दोनों ही भगवान को याद करते करते वहाँ पर वो विभूति पूरे हॉस्पिटल में डाल दिए और बाहर आने के बाद कुछ विभूति जो उनके पास तांत्रिक ने दी हुई थी उसे उसी हॉस्पिटल के मेन गेट पर रखकर जलाना था। उन लोगों ने वैसे ही किया, जिसके बाद उस हॉस्पिटल में से कुछ अजीब सी चीखने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर यूं लग रहा था कि अंदर किसी आदमी को या औरत को जलाया जा रहा है। अंकित समझ चुका था कि वही नर्स की आत्मा है जो अंदर जल रही है। फिर वो और उसका दोस्त वहां से तुरंत ही बाहर निकल कर आ गए। उसके बाद अंकित बताता है कि फिर मेरे साथ लाइफ में कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अगली कहानी। रात का समय था, बारिश थम चुकी थी, लेकिन काले बादल आसमान में अभी भी मंडरा रहे थे। ऋषि, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, उसको इमरजेंसी ड्यूटी के लिए एक पुरानी और बदनाम हॉस्पिटल में भेजा गया। यह हॉस्पिटल कई सालों से बंद था, लेकिन अचानक से कुछ दिनों पहले उसे फिर से खोला गया था। ऋषि के दोस्त और सीनियर्स ने उसे इस हॉस्पिटल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई थी, लेकिन वो उन्हें बस मजाक मानकर हंस दिया करता था।
रात के 10 बजे ऋषि हॉस्पिटल पहुंचा। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से एक बूढ़ी नर्स ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा बेहद पीला था और आंखें गहरे काले गड्ढे जैसी दिख रही थी। उसने ऋषि की ओर अजीब ढंग से देखा और बिना कुछ कहे उसे अंदर आने का इशारा किया। ऋषि ने सोचा शायद नर्स थकी हुई होगी और वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हॉस्पिटल के गलियारे लंबे और अंधेरे थे। दीवारों पर लगी लाइट्स टिमटिमा रही थी। दूर कहीं से एक बेहोश सी चीख सुनाई दी, लेकिन ऋषि ने उसे अपने दिमाग की कल्पना मानकर नजरअंदाज किया। रात का पहला केस आया। एक औरत जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसका पूरा शरीर जले हुए मांस से ढका हुआ था। उसे देखकर ऋषि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नर्स से पूछा, ये कैसे हुआ? नर्स ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये वही है जो कभी यहाँ नर्स हुआ करती थी। ऋषि को नर्स की बात अजीब लगी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। इलाज करते समय उसने देखा कि औरत की धड़कनें धीरे धीरे कम हो रही है। तभी अचानक से औरत की आंखें खुल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो ऋषि को घूरते हुए बोली, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम भी इसी तरह जल जाओगे। ऋषि के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई और एक जोरदार चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज उठी। ऋषि ने तुरंत टॉर्च निकाली और देखा कि नर्स कहीं गायब थी और औरत का शरीर भी बिस्तर से गायब था। डर के मारे ऋषि हॉस्पिटल से बाहर भागने के लिए मुड़ा। वो भागते हुए गलियारे में पहुंचा, लेकिन हर दरवाजा बंद था। हर बार जब वो किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करता तो उसे एक अजीब सी ठंड हवा का झोंका महसूस होता और कानों में किसी के हंसने की आवाज आती। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम्हें भी यहीं मरना होगा। उसने मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी नर्स उसकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी हड्डियां बाहर की ओर उभर आई थी। ऋषि ने अपने सारे होश खो दिए और हॉस्पिटल के एक कमरे में जाकर छिपने की कोशिश की। कमरा बहुत ठंडा था और एक कोने में एक टूटी हुई व्हीलचेयर रखी थी। उसने दरवाजा बंद किया और सोचा कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वही जलती हुई औरत उसे ठीक पीछे खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा पिघल रहा था। वो धीरे धीरे ऋषि के करीब आ रही थी। तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे, उसने भयानक हंसी के साथ कहा। ऋषि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अगले ही पल कमरे की सारी चीजें घूमने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और औरत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। हॉस्पिटल के बाहर अगली सुबह लोग ऋषि को ढूंढने गए, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। केवल उसकी मेडिकल किट थी। लोग उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर थोड़ी ही देर के बाद एक आदमी ने जोर से आवाज लगाई कि ऋषि सर तो यहाँ पर है। सबके सब उस आवाज का पीछा किए। उस हॉस्पिटल के जो बैक साइड का एरिया था काफी सुनसान और खाली था। ऋषि वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था। सबके सब वहां पर गए। ऋषि के चेहरे पर पानी मारकर उसे होश में लाया और फिर उसे वहां से निकालकर अपने घर ले आया। ऋषि इस घटना के बाद इतना ज्यादा डर चुका था कि अब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो दोबारा जाकर हॉस्पिटल ज्वाइन करे। इस घटना के बाद हॉस्पिटल का नाम और भी खौफनाक हो गया। कई लोग कहते थे कि उन्होंने रात के समय हॉस्पिटल के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें सुनी हैं, कभी किसी के चीखने की तो कभी किसी हंसी की, और भारी कदमों की आवाज़ भी आती थी। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल को बंद नहीं किया गया।
क्योंकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। 2 महीने बाद एक और मेडिकल छात्र अंकित को उसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी के लिए भेजा गया। उसे भी ऋषि की कहानी सुनाई गई थी, लेकिन वो इसे बेबुनियादी और बच्चों की बातें समझता था। अपनी ड्यूटी के पहले ही दिन अंकित ने सोचा कि वो इन कहानियों को झूठा साबित कर देगा। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो बूढ़ी नर्स अंकित का स्वागत करने के लिए आई। उसका चेहरा अब और भी ज़्यादा डरावना और पीला दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, मानो वो जिंदा ही ना हो। नर्स ने अंकित को अंदर बुलाया और उसी खामोशी के साथ उसे इमरजेंसी रूम की ओर इशारा किया। जैसे ही अंकित अंदर गया, उसकी रीढ़ में एक सर्द ठंडक दौड़ गई। गलियारे की दीवारें गंदी और टूटी हुई थी और लाइट्स फिर से टिमटिमा रही थी। अंकित ने हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई और नहीं दिखा, केवल वही नर्स जो दूर खड़ी उसे घूर रही थी। अचानक इमरजेंसी रूम का फोन बजा। आवाज इतनी तेज और अजीब थी कि अंकित एक पल के लिए ठिठक गया। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड के बाद धीमी और डरावनी आवाज में कोई बुदबुदाया, तेरी मौत पक्की है। अंकित ने घबराकर फोन नीचे रख दिया। उसे लगा कि ये कोई मजाक होगा, लेकिन तभी कमरे के अंदर रखी स्ट्रेचर अचानक अपने आप हिलने लगी। एक भारी गड़गड़ाहट के साथ वो स्ट्रेचर कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से दौड़ने लगी। अंकित का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी। ये तेजी से कमरे के बाहर भागा और गलियारे में पहुंचा। गलियारा अब और भी लंबा और अंधेरा लग रहा था, मानो अंतहीन हो। गलियारे के किनारे लगे शीशों में अजीब छायाएं दिखने लगी, कभी कभी किसी का चेहरा, कभी कभी किसी का धुंधला शरीर। जब भी अंकित शीशे के करीब से गुजरता, उसे ऐसा लगता कि कोई अंदर से उसे देख रहा है, उसने पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी वो एक पुराने कमरे के सामने पहुंचा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। हिम्मत जुटाकर अंकित ने दरवाज़ा खोला। कमरे का अंदर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। फर्श पर खून बिखरा हुआ था और दीवारों पर अजीब अजीब भयानक सी चीज़ें दिखाई दे रही थी। एक कोने में वही टूटी हुई व्हीलचेयर थी जो ऋषि ने भी देखा था। अंकित को अचानक याद आया कि वही कमरा था जिसमें ऋषि की ये हालत हुई थी। उसकी धड़कनें और तेज हो गई। उसने कमरे के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक से ठंडक बढ़ने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो या फिर वो अपने होने का एहसास कराना चाहती हो। तभी कमरे की एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा, अब तेरी बारी। अंकित ने दीवार से नज़र हटाई और मुड़ा तो उसके सामने वही जलती हुई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। उसकी आंखें बाहर निकल रही थी, उसका चेहरा पिघल रहा था और उसकी उंगलियां लंबे नाखून से बदल चुकी थी। उसने काफ़ी ज़्यादा डरावनी हंसी के साथ बोली, तुम्हें भी यही रहना होगा। अंकित ने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। जलती हुई औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हर चाल से कमरे का तापमान और भी घटने लगा। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ा हुआ है। तभी कमरे के कोने से एक और आवाज़ आई, भागो यहाँ से। ये आवाज़ शायद और किसी आत्मा की थी जो अंकित को बचाना चाहती थी। अंकित ने देखा कि वहाँ पर किसी की आत्मा दिखाई दे रही थी। अंकित जी जान लगाकर वहाँ से भागा और जल्दी जल्दी वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकला। अंकित बताता है कि अगर शायद वो आत्मा उस समय वहाँ नहीं होती
तो मेरी भी मौत पक्की थी और हो सकता है कि ऋषि को बचाने के लिए भी वही आत्मा ने साथ दिया हो। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक छोटे से पुराने गांव की है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान स्कूल था, जिसे कुछ लोग भूतिया स्कूल भी कहते थे, और कई सारी अफवाहें उस स्कूल के बारे में लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस थी। कहते थे कि इस स्कूल में कोई भी छात्र या शिक्षक ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। कुछ साल पहले वहाँ एक भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद से स्कूल वीरान हो गया। रात का समय था और 4 दोस्त रजत, मोहित, संजीव और नेहा गांव की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। ये चारों उन्होंने फैसला किया कि वो उस रात स्कूल के अंदर जाकर वहां के रहस्य का पता लगाएंगे। वो चारों अपनी टॉर्च लेकर रात के 12 बजे स्कूल पहुंचे। स्कूल का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ना हो। उन्होंने दरवाजा खोला और एक अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि स्कूल का हर कोना धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। चारों दोस्त का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो डर के आगे झुकने वाले नहीं थे। वो हंसते हुए बोले, ये तो सिर्फ कहानियां हैं, चलो देखते हैं आगे क्या है। जब वो क्लासरूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि बेंच पर धूल जमी हुई थी। कई सारी बेंच थी जो कि टूटी फूटी भी थी, लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उन पर कुछ लिखा हुआ है। जब रजत ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि बेंचों पर उनके ही नाम लिखे हुए थे, रजत, मोहित, संजीव और नेहा। ये देखकर उनका खून बिल्कुल जम गया था। तभी अचानक स्कूल की घंटी बजने लगी। सभी हैरान थे क्योंकि उन्होंने घंटी को छुआ भी नहीं था। डर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। नेहा ने डरते हुए कहा, मुझे सच में अब यकीन हो रहा है कि शायद गांव वाले इस स्कूल के बारे में सच कहते थे और हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। लेकिन तभी दरवाज़ा एक चिरमिराती हुई आवाज़ के साथ क्लासरूम का बंद हो गया और वो चारों उसी क्लासरूम में बंद हो गए। उन्हें दरवाजे पर कोई दिखा नहीं, लेकिन किसी की भारी सांसों की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। तभी ब्लैक बोर्ड पर अचानक चौक अपने आप चलने लगी और उस पर लिखा आने लगा, तुम वापस नहीं जा सकते। फिर अचानक से कमरे में एकदम सी शांति फैल गई, जो अब चांद की किरणें भी उस क्लासरूम के अंदर पड़ रही थी, वो भी आना अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी की परछाई उनके पास आई और एक एक करके वो गायब होने लगे। पहले रजत गायब हुआ, फिर मोहित, नेहा और संजीव एक कोने में खड़े कांप रहे थे। अंत में एक ठंडी आवाज आई, ये स्कूल अब तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अगली सुबह जब गांव के लोग स्कूल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर खून से लिखा था, यहाँ अब कोई नहीं बचेगा। कहते हैं कि उन चारों का फिर कभी कोई पता नहीं चला और उस स्कूल में जाने की हिम्मत अब किसी में नहीं थी। गांव में चारों दोस्तों के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। लोग अब उस स्कूल का नाम लेने से भी डरने लगे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि वहाँ कोई शैतानी ताकत बसती है, जो स्कूल में कदम रखने वाले को हमेशा के लिए गायब कर देती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई शिक्षिका आई। उसका नाम था कविता। वो शहर से थी और इन अंधविश्वासियों पर यकीन नहीं करती थी। उसने गांव वालों से उस स्कूल के बारे में सुना, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। गांव के बच्चों को
पढ़ाने के लिए उसने फैसला किया कि वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, आप उस स्कूल में मत जाइए, वहां जो भी जाता है कोई वापस नहीं आता। लेकिन कविता ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती, मैं बच्चों के भविष्य के लिए वहां जाऊंगी। अगले दिन कविता स्कूल पहुंची। वो पुराना स्कूल अब और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर उगे काले काई ने उसे और डरावना बना दिया था। जैसे ही कविता ने दरवाजा खोला, वही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसा कि वो 4 दोस्तों ने महसूस किया था। उसे लगा कि शायद ये सिर्फ पुराने स्कूल की वजह से हो रहा है। क्लासरूम में जाते ही उसने देखा कि वहाँ की बेंचें एकदम से टूट फूट कर खराब हो चुकी है और ब्लैकबोर्ड पर धूल की मोटी परत थी। उसने सोचा कि वो इसे साफ करेगी और बच्चों के आने के लिए तैयार करेगी। लेकिन जैसे ही उसने ब्लैकबोर्ड को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ब्लैकबोर्ड पर हल्की सी खरोचों की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा कि कोई ब्लैकबोर्ड पर खरोच रहा है। उसने ध्यान से देखा तो ब्लैकबोर्ड पर एक नाम उभरने लगा और वो नाम उसी का था। उसकी सांसें थम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। फिर अचानक ब्लैकबोर्ड पर खून से लिखा दिखा, तुम भी नहीं बचोगी। कविता ने जल्दी से स्कूल छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने दरवाजे पर जोर से चीखा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। वो टूटी फूटी थी, लेकिन जब वो खिड़कियां बंद हुई तो ऐसा लगा जैसा कमरे में अब हवा भी खत्म हो गई हो। सांस लेने में भी घुटन हो रही थी और दोबारा से कमरे में ऐसा अंधेरा छा गया जैसे रात के 12 बज रहे हो। कविता ने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन भी अपने आप ही काम करना बंद कर दिया। कमरे में एक अजीब सी खनकदार हंसी गूंजने लगी। कविता के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उससे बेहद करीब है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट हुई, तुम्हें भी यहाँ रहना होगा, हमेशा के लिए। इतना कहकर कविता जब पीछे मुड़ी, तब कोई नहीं था। उसने जोरों से चीखा और पूछने लगी, यहाँ कौन है? किसी का कोई जवाब नहीं था। अब कविता पूरी तरह डर चुकी थी। वो चिल्लाकर दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे दीवारों में गुम हो गई हो। तभी कमरे के कोने से 4 धुंधली आकृति उभरने लगी। ये वही 4 दोस्त थे जो कुछ साल पहले गायब हुए थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, आंखें खोखली और उनके शरीर से धुआं सा निकल रहा था। वो उसकी ओर बढ़ने लगे। कविता ने घबराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक ने बेजान आवाज में कहा, हम वो है जो यहाँ फंस गए हैं और अब तुम भी हमारे साथ यहीं रहने वाली हो। कविता ने दरवाज़ा और खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब वेस्ट था। एक एक करके वो चारों आत्माएं उसके पास आ गई। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा और अचानक उसे लगा कि उसका शरीर भारी हो रहा है, जैसे कोई उसे अपने भीतर खींच रहा हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि स्कूल का दरवाज़ा खुला हुआ था। उन्होंने सोचा कि शायद कविता भाग गई या फिर मर गई, लेकिन जब वो स्कूल के अंदर गए तो वहीं पर कविता गेट के पास बेहोश मिली। ब्लैकबोर्ड पर खून से लिखा था, अब अगली बार ये आई तो इसका हम शिकार करेंगे। इसके बाद कविता को जब गांव वालों ने जगाया,
वो होश में आई और रोने लगी। फिर उसने अपने साथ घटी सारी घटना उन्हीं लोगों को बताया। गांव के लोगों ने उसे समझाया कि हमने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पर भूतिया आत्माएं हैं, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। उसके बाद कविता वहां से चले गई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। गांव के लोग अब कहते थे कि रात के 12 बजते ही उस स्कूल में से किसी की मदद की चिल्लाने की आवाजें आती है। ऐसा लगता है कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। कोई तो है जो अंदर फंसा हुआ है, उसे बाहर निकलना है। गांव के लोग इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर चुके थे। गांव में अब स्कूल का नाम लेना भी मना हो चुका था। लोग वहां जाने से कतराते थे, लेकिन डर की कहानियां अभी भी हवाओं में तैर रही थी। समय बीतने के साथ गांव में एक नया परिवार आया, मिश्रा परिवार। मिश्रा जी की बेटी प्रिया बेहद जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। उसे डरावनी कहानियों में खास दिलचस्पी थी और उसने गांव के बच्चों से उस भूतिया स्कूल के बारे में सुन रखा था। एक रात प्रिया ने तय किया कि वो उन कहानियों की सच्चाई का पता लगाएगी। वो अपनी सहेली मीरा के साथ उस रात स्कूल जाने की योजना बनाई। दोनों ने रात के 11:15 बजे स्कूल की ओर जाना शुरू किया। रास्ते में हवा अजीब तरह से ठंडी हो चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन प्रिया और मीरा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और हंसते हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने स्कूल का दरवाजा खोला, एक अजीब सी खटास भरी गंध ने उनके नाकों को जकड़ लिया। वो दोनों अंदर कदम रखते ही ठिठक सी गई। अंदर घुप अंधेरा था और हर कोने से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। प्रिया ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन उसकी रोशनी के घेरे से बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मीरा ने डरते हुए कहा, क्या ये सही आइडिया है? प्रिया ने मजाक में कहा, डर मत, ये सिर्फ हवा और पुरानी इमारत की आवाजें हैं। चलो आगे चलते हैं। जैसे ही वो क्लासरूम के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद एक चीख के साथ खुल गया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी सांसें थम गई थी, लेकिन वो अंदर गई। क्लासरूम के अंदर एक अजीब सा माहौल था। टेबलों पर और कुर्सियों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन एक कुर्सी साफ थी, मानो अभी किसी ने इसे इस्तेमाल किया हो। ब्लैकबोर्ड पर कुछ उभरा हुआ दिख रहा था। जब प्रिया ने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अब तुम्हारी बारी है प्रिया। मीरा ने देखा और चीख पड़ी, प्रिया, तुम्हारा नाम यह कैसे लिखा है? प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो इसे एक शरारत मानकर हंसने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक चारों ओर की बत्तियां अपने आप झपकने लगी। हर चीज कपकपाने लगी और जमीन हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। दोनों लड़कियां भागने लगी, लेकिन दरवाजा तो अपने आप ही पहले से बंद हो चुका था। अब वो फंस चुकी थी। फिर अचानक कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर खून की धाराएं बहने लगी और उसमें से किसी की परछाई उभरने लगी। ये वही चार दोस्तों की धुंधली आकृतियां थी जो पहले गायब हो चुके थे। वो धीरे धीरे लड़कियों की ओर बढ़ने लगे। उनके चेहरे भयानक और अजीब से टेढ़े मेढ़े थे। आंखें खाली और काले छेद की तरह दिख रही थी। मीरा ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, उसका हाथ किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया। वो दर्द से चीखने लगी और उसकी उंगलियां काली पड़ने लगी, जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। प्रिया ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी टॉर्च अचानक बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ सन्नाटा और उन आत्माओं की भयानक फुसफुसाहट थी। तुम बच नहीं सकती, एक गहरी बेजान आवाज कमरे में गूंज उठी। प्रिया ने देखा कि आत्माएं अब उसके बहुत करीब थी।
तभी उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य आया, जैसे वो खुद उन आत्माओं के बीच देख रही हो, जैसे वो उसे अपने साथ खींच रही हो। उसने महसूस किया कि उसका शरीर जकड़ा हुआ है, जैसे वो खुद पर नियंत्रण खो रही हो। अचानक उसके सामने ब्लैकबोर्ड पर एक आखिरी संदेश उभरा, तुम्हारा अंत यही है। मीरा अब फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था और उसकी आंखें खाली और खोखली हो चुकी थी। प्रिया ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी। वो घबराकर दीवार की तरफ भागी, लेकिन चारों ओर से अंधेरा उसे घेरने लगा। आत्माओं ने उसे पकड़ लिया और उसकी चीखें दीवारों में गूंजने लगी। सुबह के समय जब गांव वालों ने स्कूल के पास कुछ अजीब आवाज़ें सुनी, तो वो डरते हुए स्कूल की तरफ गए। लेकिन स्कूल का दरवाज़ा खुला था और अंदर खून से सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई थी, कोई भी नहीं बचेगा। प्रिया और मीरा का नामो निशान नहीं था और गांव के लोगों ने समझ लिया कि अब ये स्कूल कभी भी दोबारा नहीं खोलेगा और इसे अब तोड़कर ख़त्म कर देना चाहिए। जब गांव वाले ये प्लान कर रहे थे, तभी जो सबसे पहले चार दोस्त अंदर गए हुए थे, उन्हीं में से एक दोस्त की आत्मा एक परिवार के पास पहुंची। उस सदस्य का ये कहना था कि मैंने जो सपना देखा वो ऐसा था कि मैं सचमुच उससे बात कर रहा हूँ। वो सपना सपना जैसा था ही नहीं, इतना यानी उसे रियलिस्टिक लग रहा था। फिर उसने स्कूल में घटी सारी घटना बताया कि किस किस के साथ क्या क्या हुआ, और उस आत्मा ने उससे ये भी कहा कि स्कूल को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करना। कहते हैं कि कुछ सालों तक वो स्कूल वैसे ही खड़ा रहा। वो वैसे भी खंडर बन चुका था और धीरे धीरे अपने आप वो टूट फूट कर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।